वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वॉकिंग डेड सीरीज का पहला सीजन, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सीरीज की शुरुआत में डेप्यूटी रिक ग्राइम्स को दिखाते हैं जिसे एक शूटआउट के दौरान गोली लग गई थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती है और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया होता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। और जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का एक आदमी फिर रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शॉट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। अब रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी है। मॉर्गन रिक को बताता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी के बारे में बताता है, जहाँ इस इन्फेक्शन की दवा पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रिक, मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से वो गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को दे देता है। इसके बाद तो रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। यहाँ से मॉर्गन और ड्वेन घर लौट आते हैं। लेकिन होता ये यहाँ पर कि मॉर्गन ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज़ को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक को दिखाते हैं तो हाईवे से सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है और ये वही कैंप है जहाँ पर उसकी पत्नी लॉरी अपने बेटे काल के साथ होती है। वो मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन अटलांटा के इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब यहाँ पर लॉरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। फिर वो अपने पिता के फार्म में जाता है जहाँ उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए थे। रिक फिर फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रिक उसी साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में वो फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ तो घोड़े पर भी अटैक करते हैं और रिक फिर वहां से बचकर कैसे भी करके निकल जाता है। अब यहाँ से वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज आती है। यहाँ सर्वाइवर्स कैंप में लॉरी मशरूम्स तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहाँ शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहां से भाग जाओ, ये सही मौका है तुम्हारे लिए। रिक भी हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लेन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वहां से वो सीधे एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। यहाँ पर ग्लेन और उसके साथी फूड आइटम्स को लेने के लिए आए थे। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से मरिल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर टी डॉग नाम का एक आदमी भी होता है जो मना करता है क्योंकि उसके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। फिर रिक को बीच में घुसना पड़ता है और वो मरिल को पीटता है। उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी भी लगा देता है। अब यहाँ पर मॉरल्स नाम का आदमी बताता है कि अटलांटा में देखो, कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज़ हट चुके हैं। तो रिक सजेस्ट करता है कि देखो, पास के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हम वहां से बच सकते हैं क्योंकि वहां शायद वो ना हो। पर वहां के सर्वाइवर्स बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को सीधा स्मेल कर सकते हैं। बस फिर रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी का खून और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेते हैं। साथ ही वो हथकड़ी की चाबी टी डॉग को दे देता है। फिर टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, पर शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लगता है ये मरने वाला है। इसी बीच रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज़ के बीच से बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं। लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज़ को उनकी बू आने लगती है और वो उनको चेस करते हैं। दोनों बचकर एक ट्रक तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से और रिक ग्लेन से कहता है कि भाई, तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओ कैसे भी करके। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार का ग्लास तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे होता यह है कि ज़ॉम्बीज़ वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ही बिल्डिंग से नीचे आकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मैरिल बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जबकि उसके साथ ही अटलांटा से बाहर निकल जाते हैं। मरिल अब खुद से ही बातें करता है, लगता है उसका अंत नजदीक आ गया है और तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है। तो मरिल भी उससे निपटने के लिए वहां पर आरी को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कैंप में लॉरी काल के बाल काट देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई ग्लेन की स्पोर्ट्स कार वहां पर आ जाती है। दरअसल प्रॉब्लम यह हो गई है यहाँ पर कि वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता,
लेकिन उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है कि जिम नाम का एक आदमी वहां उसकी मदद करता है। पीछे से उनका ट्रक भी आ जाता है। मोरल्स अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है दोस्तों। फिर रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो शेन को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने इतने दिनों तक रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। अब उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि देखो, हमें डेरिल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए। रुके दोस्तों, ये डेरिल कौन है आपको पता चल जाएगा। पर रिक कहता है कि देखो, मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर होता यह है कि एंड नाम के आदमी से शेन की बहस हो जाती है। फिर रात को दिखाते हैं तो लॉरी रिक को उनका फोटो